हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, क्लास 9th में साइंस में आपका बायो में जो चैप्टर्स हैं उनमें मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो चैप्टर नंबर 5 आपका चल ही रहा था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका। तो गैप थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए हम उस चैप्टर को एक बार ढंग से रिवाइज करते हुए तब आगे बढ़ेंगे। चलेंगे हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ और वहां पे हम चैप्टर अपना देखेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। बच्चों, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कोशिका है ना। ये आप सभी को मैं पहले बता चुकी हूँ। इस क्लास में आप सभी ये जान चुके हैं कि जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो कोशिका है। सेल्स यानी कि जिन्हें हम हिंदी में कोशिका कहते हैं। तो सभी बच्चों को कोशिका के बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो आप सभी को पता है। आप सभी को उसके बारे में बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ कि डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स। और इसी तरह से हम सभी बहुत छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर के बने हुए हैं। और वो जो टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सेल्स कहते हैं, यानी कि कोशिका को इंग्लिश में सेल्स कहा जाता है। तो सेल्स क्या है? सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मूलभूत इकाई। यानी जैसे जीवन को बनने के लिए सबसे पहली चीज जो आवश्यक है वो है कोशिका। कोशिका जो है, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि ऐसी संरचनाएं जिसके बिना जीवन ना तो बन सकता है और ना कोई काम कर सकता है जीवन, उसको हम कोशिका कहते हैं। तो कोशिका की खोज के बारे में आप सभी को पता है कि कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने कर ली थी। और रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका को सेल का नाम दिया था। हम जब न्यूक्लियस की बात कर रहे थे तो न्यूक्लियस की खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, ये सभी आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह से कोशिका की खोज हुई थी, किस तरह से न्यूक्लियस की खोज हुई थी। ये जो वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, इन्होंने सेल शब्द का इंट्रोडक्शन किया था। कौन से सन में इन्होंने ये खोज की थी? 1665 में। 1665 में इन्होंने ये देखा कि जो कोशिका होती है वो एक मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना, जब उन्होंने एक पेड़ की छाल की, कॉर्क की पतली सी स्लाइस को अपने ही बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा, तो उनको छोटे छोटे स्मॉल कंपार्टमेंट्स दिखाई पड़े, रिजेंबलिंग हनी को, मधुमक्खी के छत्तों के जैसे, है ना। और उन्हीं को उन्होंने सेल्स का नाम दिया। बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? ये खोज की कि कोशिका के अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और उन्होंने ये खोज प्लांट सेल की कोशिका के अंदर केंद्रक मौजूद होता है, उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। बाद में थियोडोर श्वान और मैथियास श्लाइडेन, ये दो वैज्ञानिक थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत में उन्होंने क्या बोला? उन्होंने 3 लाइनें बोली। क्या? कि सभी जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ ऑल प्लांट्स, यानी कि सभी पौधों की जो फंडामेंटल यूनिट है, जो मौलिक इकाई है, वो कोशिका ही है। और उसके बाद अगले साल थियोडोर श्वान ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि सभी एनिमल्स जो हैं, सभी एनिमल्स के जो ऊतक हैं वो सेल्स से बने हुए हैं और सेल्स ही सभी एनिमल्स की फंडामेंटल यूनिट्स हैं, है ना। तो ये कोशिका सिद्धांत था। उसके बाद आप लोगों को मैं ये बता भी चुकी हूँ, है ना, कि माइक्रोस्कोप का किस तरह से रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था वो किस तरीके का दिखाई पड़ता था। और कॉर्क की स्लाइड के नीचे, जो माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस को जब देखा था तो वो किस तरीके की संरचना
दिखाई पड़ी थी। मधुमक्खी के छत्ते की जैसी छोटी छोटी स्मॉल कंपार्टमेंट्स वाली संरचना दिखाई पड़ी थी, जिसको उन्होंने एक एक कंपार्टमेंट को सेल का नाम दिया था। तो सेल जो है वो ना तो हिंदी भाषा का शब्द है ना तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, वो है एक लैटिन वर्ड है ना, इसीलिए सेल का एग्जैक्ट मीनिंग हमें समझ में नहीं आता है। आप क्लास 9th में हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपने स्कूल में अभी देख लिया होगा आपने, कुछ ऐसी संरचना उसकी होती है जिसमें ऊपर की तरफ आई पीस, अपनी आंखों को रखने के लिए आपके आई पीस लेंस होता है, वहां पे आपको ये बहुत एडवांस माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो 2000 गुना अच्छा देख सकता है। साधारण सूक्ष्मदर्शी में और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ये फर्क है, जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है वो 2000 गुना ज्यादा मैग्निफिकेशन पावर का होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गए चलन में, जो उससे भी 200,000 गुना ज्यादा मैग्नीफाई करके चीजों को देख सकता है। तो लिविंग सेल्स के बारे में आप सभी ने जाना था कि सेल्स जो हैं, सेल्स इज सो स्मॉल दैट इज नॉट विजिबल इन विद द नेकेड आई। आप अपनी साधारण आंखों से कोशिकाओं को नहीं देख सकते हैं, कोशिकाएं इतनी ज्यादा छोटी होती हैं। सेल शेप में और साइज में अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार की होती हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और उनका अलग अलग आकार भी होता है। जैसे हमारे रेड ब्लड सेल्स, जो ब्लड में लाल रुधिर कणिकाएं हैं, उनका आकार गोल और बीच में चपटा होता है। उसी तरह से जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये अमीबॉयड होती हैं, यानी कि अनियमित आकार होता है इनका। जो आपकी त्वचा में पाई जाने वाली कॉलमनर इपिथेलियल सेल्स हैं वो लॉन्ग और नैरो होती हैं, और नर्व सेल्स जो हैं वो ब्रांच्ड और लॉन्ग होती हैं। तो हमने चर्चा की थी, अब हमने पिछले सेशंस में, अगर आपको याद करें, क्योंकि गैप थोड़ा ज्यादा हो गया इसलिए मुझे रिवाइज करवाना पड़ रहा है, हमने चर्चा की थी कि जो भी कोशिकाएं होती हैं शरीर में, अपनी जरूरत के अनुसार, अपने फंक्शन के अनुसार उनका आकार जो है वो तय होता है। जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स का आकार अमीबॉयड क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में सहायता करती हैं। जहां पे कोई जरूरत होती है वहां पे ये अपना आकार बदल करके पहुंच जाती हैं और हमारे शरीर में रोगों से बचाने में हमारी सहायता करती हैं। किसी भी तरीके की सूचना पहुंचाने में नर्व सेल्स का योगदान होता है, इसलिए ये इस तरीके से लंबी लंबी और ब्रांच्ड होती हैं और बहुत ज्यादा लंबाई में भी होती हैं। सबसे ज्यादा लंबी सेल्स जो है वो नर्व सेल्स भी होती हैं। उसी के अलावा आपको मैंने बताया था कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पे 2 प्रकार के जीव होते हैं। पहले तो होते हैं एक कोशिकीय जीव, जिसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और दूसरे होते हैं बहुकोशिकीय, जिन्हें हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो यूनिसेलुलर वो होते हैं जो आपका केवल एक ही कोशिका से मिलकर के अगर किसी जीव का शरीर बन रहा है तो वो एक कोशिकीय कहलाएगा। और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपकी जो स्क्रीन में भी दिखाई पड़ रहा है, अमीबा और ईस्ट। ये दोनों एक कोशिकीय हैं, और उसके अलावा एक कोशिका से ज्यादा, 2 या 2 से अधिक बहुत सारी कोशिकाओं से बनने वाले जो जीव हैं वो आपके बहुकोशिकीय जीवों की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें आपके सभी प्रकार के पेड़ पौधे, हम मनुष्य और वो जानवर जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो सभी के सभी बहुकोशिकीय कैटेगरी में आते हैं। तो एक कोशिकीय कैटेगरी में तो किसी भी प्रकार के श्रम विभाजन की कोई आवश्यकता होती नहीं है। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो अपने जीवन से जुड़े हुए सभी काम केवल एक ही कोशिका से कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि बहुकोशिकीय जीव अपने ये सारे काम कैसे करते हैं, तो multicellular organisms can perform a variety of tasks efficiently due to division of labor। लेकिन जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं उनके पास वो अलग अलग तरीके की, जैसे हम केवल मनुष्यों का उदाहरण ले लें, अगर हम अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं तो हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं हैं, हम बहुकोशिकीय जीव हैं, और हमारे शरीर में हमारे जीवन से जुड़ी हुई सारी प्रक्रियाएं अलग अलग अंगों के द्वारा की जाती हैं,
है ना। तो अंगों के द्वारा अलग अलग प्रक्रियाएं की जाती हैं, यानी कि हमारे शरीर में पाचन करने के लिए पेट को जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह से एक्सक्रीशन की जिम्मेदारी किसी और की है। हमारे यहाँ जो हमारा शरीर है उसमें किडनी का फिल्ट्रेशन का काम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग काम है, खाना चबाने के लिए हमारे पास दांत हैं, और उसके बाद लार ग्रंथियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो अलग अलग जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग प्रकार की अंग हैं, है ना। और वो अलग अलग प्रकार के स्पेसिफिक सेल्स से बनते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में आप सभी ने विस्तार से जान लिया है। तो अब हम कोशिकाओं का क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है उसके बारे में आपका जस्ट रिवीजन चल रहा है। ये कोशिकाएं केंद्रक की संरचना के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, साइज ऑफ द सेल यानी कि उसका साइज, कोशिका का आकार कैसा होता है। प्रोकैरियोट्स में स्मॉल इन साइज होती है और यूकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स के मुकाबले थोड़ी ज्यादा बड़ी होती है। मेन चीज है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में नो न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, यानी कि इसमें प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस है वो बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होता है, या हम ये कह सकते हैं कि विकसित न्यूक्लियस नहीं होता है, फुली डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। और जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद अगर हम मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स की बात करें, हम कोशिका में कोशिकांगों की बात कर रहे थे, तो कोशिकांगों में प्रोकैरियोट्स में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं हैविंग अ मेम्ब्रेन अराउंड देम, वो एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में ऐसी कोशिकांग जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, जो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऐसे प्लास्टिड्स होता है, ये सब के सब अनुपस्थित होते हैं। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोट्स। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल यूजुअली प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, और वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें सेल वॉल इज यूजुअली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। सेल वॉल जो है वो यूजुअली प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, और इट इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें, आनुवांशिक पदार्थ की बात करें, तो न्यूक्लियोइड के रूप में आनुवांशिक पदार्थ मौजूद होता है, और यूकैरियोट्स में आनुवांशिक पदार्थ एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। हम बैक्टीरियम और ईस्ट में अंतर अगर आपका पूछा जाता है तो बैक्टीरियम में आप लिखेंगे इट इज अ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोट है। और ईस्ट क्या है, ये जो बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है, ये एक यूनिसेलुलर लेकिन यूकैरियोट है, क्योंकि इसमें फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। बैक्टीरियम है ये, इट लैक्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और ईस्ट में इट हैज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो ये स्ट्रक्चर आप सभी ने देखा था। जब आपने ये स्ट्रक्चर देखा था तब हमने बहुत विस्तार में चर्चा करी थी कि किस तरह से यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल की संरचना होती है। आपने देखा प्रोकैरियोटिक सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर उलझी हुई धागों जैसी संरचना में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन जो आनुवांशिक पदार्थ है वो न्यूक्लियोइड के रूप में प्रेजेंट होता है। किसके रूप में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोइड के रूप में प्रेजेंट होता है, और उसके अंदर राइबोसोम्स के दाने बिखरे हुए होते हैं। ठीक है। जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में आपने देखा कि बहुत सारी संरचनाएं प्रेजेंट हैं। वैक्यूल पाया जाता है, उसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है, क्योंकि ये एक प्लांट सेल का डायग्राम है इसलिए सबसे बाहर की तरफ इसमें सेल वॉल भी पाई जा रही है। उसके बाद सेकेंड पे उसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसके अंदर एक फुली डेवलप्ड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस से अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
जो जालिकावत ट्यूब्यूल्स वाली संरचना होती है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं गोल्जी ऑपरेटस, उसके अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और उसके अंदर पाए जाते हैं लाइसोसोम्स। तो ये आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात हो गई। मैंने आपको सेल डिवीजन भी पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोशिकाएं अपनी जैसी नई कोशिकाएं बनाने के लिए क्या करती हैं, विभाजन की प्रक्रिया करती हैं, है ना। These new cells are used to grow, replace old, dead and injured cells and to form gametes required for reproduction. तो सेल डिवीजन दो प्रकार का होता है। पहला तो ऐसा जिसको हम कहते हैं सूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन, और दूसरा ऐसा जिसे हम कहते हैं मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। तो सूत्री विभाजन आपका शरीर में जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं उसमें सब में सूत्री विभाजन होता है। केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पाई जाने वाली सेल्स में मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि वहां पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आपको बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल में सेल वॉल के बारे में बता चुकी हूं मैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और साइटोप्लाज्म के बारे में भी हम विस्तार से जान चुके हैं। सेल वॉल जो कि केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में ये सेल वॉल नहीं पाई जाती है। एनिमल सेल में केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है ना। सेल वॉल जो है वो बहुत रिजिड संरचना होती है। और हम बात कर रहे थे प्रोटोप्लाज्म की, जीव द्रव्य की। तो जीव द्रव्य क्या होता है, लिविंग कंटेंट ऑफ अ सेल होता है, द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म एनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन। और साइटोप्लाज्म क्या है, एक जेली लाइक मैट्रिक्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस, केंद्रक को घेरने वाला एक मैट्रिक्स लाइक संरचना होती है, जेली लाइक संरचना होती है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों मिल करके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि कुछ इस तरीके की संरचना होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक ऐसे प्लास्टिक बैग की तरह होती है जिसमें कुछ पोर्स होते हैं, यानी ये अपने अंदर बाहर कुछ चीजों को, कुछ फिक्स चीजों को ही अपने अंदर बाहर आने जाने देती है, यानी कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेलेक्टिवली परमिएबल, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, यानी ये कुछ सेलेक्टेड चीजों को ही अपनी सरफेस से अंदर और बाहर जाने देती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है इट प्रोटेक्ट्स द सेलुलर ऑर्गेनेल्स फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। ये सेल ऑर्गेनेल्स की आउटसाइड के एनवायरनमेंट से रक्षा करती है। ये आपको सेलेक्टिवली कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर और बाहर जाने की परमिशन देती है। ये एनगल्फ कर सकती है सब्सटेंसेस को एंडोसाइटोसिस के द्वारा और एक्सपेल कर सकती है सब्सटेंसेस को, यानी कि कोशिका से बाहर कर सकती है एक्सोसाइटोसिस के द्वारा। ठीक है, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सेल के और अंदर के माहौल में कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। इट एस्टैब्लिशेस कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। उसकी स्ट्रक्चर के बारे में आपने जान लिया था कि किस तरह से डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की प्रोसेस से आपने ये जाना था कि किस तरह से जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये ट्रांसपोर्ट करती है, किस तरह से भोजन, वेस्ट मटेरियल और वाटर किस तरह से सेल के आर पार होता है। इसको आपने जाना था विसरण और परासरण की प्रक्रिया के द्वारा, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की प्रोसेस के द्वारा। डिफ्यूजन क्या था बच्चों, डिफ्यूजन था, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि जहां पे उच्च सांद्रता होती है वहां से निम्न सांद्रता की तरफ मूवमेंट हो यदि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का, तो वो प्रक्रिया डिफ्यूजन कहलाती है। और डिफ्यूजन की प्रक्रिया जो है वो गैसों के आदान प्रदान के लिए की जाती है। तो अगर हम ये कहें कि हम सांस लेने की प्रक्रिया में और सांस छोड़ने की प्रक्रिया में जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, तो ये प्रक्रिया हम किसके थ्रू करते हैं, ये प्रक्रिया हम करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू।
The inhaled air contains oxygen in the lungs. Oxygen diffuses through the blood capillaries. ऑक्सीजन को जब हम अपने फेफड़ों तक पहुंचा देते हैं तो डिफ्यूजन के द्वारा रक्त की वाहिकाओं में ये क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाती है और ये क्या करती है, बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और उसके बाद वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है और रेड ब्लड सेल्स के साथ ही पूरे शरीर में सर्कुलेट की जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जब कम हो जाता है टिश्यूज में और बाहर बट ऑब्वियस है कि ज्यादा रहता है, तो जब अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं और ऑक्सीजन को फिर से अंदर इनहेल करके हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करके पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। तो ये आपका हो गया डिफ्यूजन का प्रोसेस। अब इसी में ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस यानी कि परासरण, ये एक स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन है, यानी विसरण की प्रक्रिया का एक विशेष प्रकार का तरीका। इसमें क्या होता है कि अगर कोई लिक्विड कंटेंट है तो उसका वाटर का मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट टू द रीजन वेयर देयर इज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट। अब इस प्रक्रिया के लिए आपको मैंने ये वाला दिखाया था डायग्राम कि जिसमें आपका सोल्यूट और वाटर, यहाँ पे हायर वाटर कंसंट्रेशन है और इधर की तरफ आपका लोअर वाटर कंसंट्रेशन है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर हायर से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है। तो जब गैसों के आदान प्रदान की बात होती है तो वो होता है विसरण की प्रक्रिया के द्वारा, और जब बात होती है वाटर के मूवमेंट की तो वो होता है आपका परासरण की प्रक्रिया के द्वारा। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या अंतर है, इसको आप केवल 2 लाइंस में ही, मैंने आपको ये करवा दिए हैं, हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं और कल और परसों के सेशन में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि ये आपको पहले मैं करा चुकी हूँ। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसमें आपके घुले हुए गैसों के अणु मूवमेंट करते हैं और ऑस्मोसिस में आपके वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। डिफ्यूजन में इट डज नॉट रिक्वायर ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और ऑस्मोसिस की प्रक्रिया में इट रिक्वायर्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। तो इसके बाद आपने देखा मैंने आपको ये 3 प्रक्रिया दिखाई थी जिसमें आपको किशमिश वाली प्रयोग करवाया गया था, जिसमें आपको एक बीकर में एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखना था, एक में नमक का विलयन रखना था, एक में आपको चीनी वाला विलयन रखना था और एक में आपको नॉर्मल विलयन रखना था, है ना। और इसमें आपने देखा था किस तरह से जो आपकी किशमिश को जब आप नॉर्मल पानी में डालते हैं तो वो फूल जाती है, किस तरह से चीनी वाले पानी में डालने पर किशमिश आपकी सिकुड़ जाती है, और किस तरह से डिफ्यूजन जो है वो आपका refers to the movement of the particles of a substance from a region where their concentration is higher to a region where their concentration is lower. Higher concentration से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो है जब मूवमेंट होता है तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, लेकिन इसमें मूवमेंट होता है गैसों वाले अणुओं का। और ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस जो है वो आपका केवल ऐसे केस में होता है, स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन है जहां पे जो मूवमेंट है उसका मीडियम है वो केवल वाटर होता है, और इसीलिए ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये घटना होती है। तो ऑस्मोसिस जो है इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। In diffusion, the moving particles can be those of the solute or the solvent. Also, these particles can move in both directions. However, in osmosis, only the unidirectional flow of water takes place. Therefore, osmosis is a special kind of diffusion. Osmosis जो है वो एक विशेष प्रकार के विसरण की प्रक्रिया है। उसके बाद आपने सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया था। सेल वॉल क्या होती है, आपकी जो कोशिका भित्ति होती है,
The cell wall is the hard, protective outermost covering of the plants, fungi and bacteria. कोशिका भित्ति केवल पौधों में, फंगी में और बैक्टीरिया में पाई जाती है और ये एक कैसी संरचना होती है? इट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, एक दृढ़ संरचना होती है दैट गिव्स सपोर्ट टू अ प्लांट सेल। एक पादप कोशिका को ये सपोर्ट देने का काम करती है। जो सेल वॉल होती है, इट अलाउज अ प्लांट टू स्टैंड अपराइट। एक पौधे को सीधा खड़ा होने में जो सेल वॉल है उसका योगदान होता है। ये एक पौधे को या एक कोशिका के आकार को मेंटेन करने में हेल्पफुल होती है। ये जो है अलग अलग जंतुओं में अलग अलग चीज की बनी हुई होती है। सेल वॉल ऑफ प्लांट्स सेलुलोज की बनी हुई होती है। जब हम एक फंगी के सेल वॉल की बात करें तो वो काइटिन की बनी हुई होती है। जब हम एक बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात करें तो वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। ये सब मैंने आपको कॉपी में नोट करवा दिया था, केवल आपको रिवाइज करना है। किस तरह से मैंने आपको बताया था कि जिस जंतु को उसके शरीर में जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है वो वहां होती है और जिसकी जरूरत नहीं होती वो वहां नहीं होती। तो क्यों एक जंतु कोशिका में सेल वॉल की आवश्यकता नहीं होती है, उसके बारे में भी हमने बात कर ली थी कि सेल वॉल जो है वो टफ होती है, रिजिड होती है ना। तो प्लांट्स और बैक्टीरिया के चारों तरफ ये सेल वॉल होती है। इट प्रोवाइड्स बोथ स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल्स। एनिमल सेल्स को सेल वॉल की जरूरत ही नहीं होती, इसलिए एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। कारण, एनिमल सेल्स हैव अदर फॉर्म्स ऑफ सपोर्ट सच एज एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। और उसके अलावा एनिमल सेल्स कैन रेगुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर बाय पंपिंग आयंस एंड सॉल्ट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। They do not require the cell wall to protect themselves from bursting due to endosmosis. और तीसरा, animal cells require flexibility for function and movement which would not have been possible if the cells were surrounded by the cell wall. अगर जंतु कोशिका में सेल वॉल होगी तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। उसके बाद आपका आता है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल पढ़ने के बाद आपने जाना साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य के बारे में। कोशिका द्रव्य क्या है? कोशिका द्रव्य इज द इनर कंटेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन व्हिच सेपरेट्स द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब जो साइटोप्लाज्म है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं? ये साइटोसॉल की बनी हुई होती है, इसके अंदर ऑर्गेनेल्स और इंक्लूजन्स पाए जाते हैं। साइटोसोल कैसे होता है? इज द सॉफ्ट, स्टिकी एंड सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड इन विच वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि कोशिका के बारे में बात करी हमने, और उसमें सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने बात कर ली कि किस तरह से सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में, फंगी में और बैक्टीरिया में पाई जाती है और अलग अलग चीजों की बनी हुई होती है, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। आज की क्लास में इतना ही। कल और परसों के सेशन में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।